आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इग्नू को, मनोरमा मैम को और रीना जी को, जिन्होंने हमको यहाँ पे इनवाइट किया और इतने बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में मेडिकल से संबंधित जो भी कोरोना की प्रॉब्लम्स हैं उसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज और इशू के रिगार्डिंग डिस्कस करने के लिए संक्षेप में मैं 1 मिनट में थोड़ा सा कोरोना के बारे में, आल्दो गवर्नमेंट के द्वारा, मीडिया के द्वारा काफी हद तक इसके अवेयरनेस को फैलाया जा चुका है। थोड़ी सी मैं बातों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कोरोना वायरस बहुत सालों से इन सोसाइटीज में रहा है। कोरोना वायरस को इवन हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो भी एक वायरस के तौर पे इसकी स्टडी चलती रहती थी। ये एक रेट्रो वायरस ग्रुप का बीमारी वायरस है। अभी जो कोविड-19 करके जो वायरस न्यूली म्यूटेंट फॉर्म में आया है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि लैब में जब हम लोग कंप्यूटर में देखा जा रहा है इसमें कुछ डीएनए स्ट्रैंड जो आरएनए स्ट्रैंड है वो हर्पीज वायरस से भी रिलेटेड हो रहे हैं, सो दैट कि इसकी स्प्रेड और वायरुलेंस दोनों थोड़ा बढ़ जाती है। आल्दो 98% केसेस में ये माइल्ड होता है, काफी ज्यादा परसेंटेज में ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के तरीके से कैरियर के तौर पे ही लोगों में रहता है। केवल 2% या 3% केसेस में ही इसमें सीरियसनेस रहती है और स्पेशली ये उन्हीं लोगों में ज्यादा सीरियस रूप में दिखाई दे रहा है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है, ऑलरेडी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऑलरेडी किसी को अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बेड रिडन है कोई पेशेंट, फ्लेल है, ऐसे लोगों में इसकी मॉर्टेलिटी और वेरुलेंस थोड़ा ज्यादा दिखाई देती है। और अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो वास्तविक जो खतरा है गंभीर रोगियों का वो 1% या और भी कम होता है, क्योंकि अभी हम सारे ही लोगों की टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम स्टेट वाइज सारे ही एसिम्प्टोमेटिक कैरियर को भी जोड़ लें तो हमारे जो प्रॉब्लम की चीज है वो 1% से कम है। हमको बहुत परेशान नहीं होना है इसके लिए, थोड़ा सा इसके लक्षणों को समझना है कि सर्दी, खांसी, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इसका एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट होता है। और नए रिसर्चेज में यह पाया गया है कि कार्डियक सिस्टम में कार्डियक इंजरीज तो इवन 30% केसेस में पाई जा रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, माइलिया, हेडेक, वीकनेस, अदर सिम्टम भी अपार्ट फ्रॉम द रिस्पायरेटरी इलनेसेस ये भी इसमें पाए जा रहे हैं। एज सच मास लेवल पे इसका ट्रीटमेंट के लिए कोई भी अदर मेडिकेशन एलोपैथ अभी तक नहीं सजेस्ट कर पाया है। हमको प्रिवेंशन पे ही ज्यादा फोकस करना हुआ है, जिसमें कि रेस्ट आता है, हमें आयुर्वेदिक चीजों पे भी ज्यादा फोकस करना है, सो दैट कि अपनी इम्यूनिटी हम लोग अपना बेहतर करे रहें। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा और वो वास्तव में इफेक्टिव भी है। हम लोग अपनी जड़ों को काफी दिनों से छोड़ आए थे एलोपैथ के वजह से, थोड़ा हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। इवन हल्दी, जो कि एलोपैथ में अब करक्यूमिन के नाम से पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काफी यूज हो रहा है। हम लोग जो पहले देखते थे अपने गांव में कि दूध में हल्दी मिला करके लोग पीते थे, गिलोय है, अदरक, काली मिर्च, तुलसी, इनका काढ़ा बना लिया गया है, लहसुन भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होता था। तो इस टाइप में डाइट में इम्यूनिटी इनहेंसिंग चीजों, इनहेंसर्स को हम लोग अपने बढ़ा लेते हैं। हेलो, आवाज आपकी काफी स्लो हो गई है। We are catching your voice. आप अपना म्यूट कर दीजिए अधिराज सिंह, आवाज ठीक आ रही है, वो नेट का प्रॉब्लम है आपका। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है क्लियर सर। वो इंडिविजुअल बीच में थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। जी सर। जी आप प्लीज कैरी करिए सर। जी सर जी। अच्छा, जो अभी चैलेंजेज आ रहे हैं, जो मेन हमारा इसका टॉपिक रहा है कि आखिर ये कोविड से हमें नए चैलेंजेस क्या मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एज ए पेशेंट मैं किसी को भी 20 प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ कि एक तो ऑल ऑफ सडन हम सभी लोगों ने ओपीडीज बंद कर दी हैं। उसकी वजह से जिन लोगों की पुरानी कोमॉर्बिड इलनेसेस चल रही थी, किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, जॉइंट्स में, उनके ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम इंटरप्शन आया है। वो जो कि सही बात है कि वो लोग परेशान है, किसी को कैंसर का है, उनको पेट स्कैन कराना है, वो रूटीन सर्विसेज हमारी थोड़ी बाधित तो भी चल रही हैं। ये सब काफी एक चैलेंजेस के तौर पे नई चीजें आई हैं और अभी यह कुछ समय बने रहने की उम्मीद भी है।
इसकी ही ये सब जो नई नई चैलेंजेज आ रहे हैं, इसी के लिए हमें नई अपॉर्चुनिटीज भी इसमें दिखाई देती हैं कि कैसे हम लोग कुछ सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं। बाद में हमें अपनी आदतों में भी सुधार करना पड़ेगा, जैसे प्रिंसिपल सर ने भी बताया था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क पहनने की आदत डालनी है और हैंड वॉशिंग करना है विद द सोप एंड वाटर। बाहर जाएं तो हम सैनिटाइजेशन का भी यूज करें। घरों पे हम लोग फॉगिंग के लिए बहुत पहले हम लोग घरों में चूने का छिड़काव करते थे, बाद में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते थे, तो फार्मेलिन हो गया। इवन मार्केट में सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी सोल्यूशन 1% अवेलेबल रहता है, उसको 1:4 सोल्यूशन करके हम लोग घर पे भी फॉगिंग करा सकते हैं कि घर के आसपास का जो एरिया होता है, लिफ्ट का एरिया है, जो कॉमन प्लेसेस हैं, उनमें हम लोग यूज किया जा सकता है। तो इस टाइप की जो आदतें हैं जिससे कि सैनिटेशन को और बढ़ावा मिलता है, थोड़ा सा वो एंटीवायरल भी इफेक्ट करते हैं, वो आदतों को हम लोगों को अपने दुनिया में डेली एक्टिविटीज में रखना है। मैं जहाँ तक इसमें देख पाता हूँ कि कुछ हम लोगों को प्रोटोकॉल भी अपने चेंज करने पड़ेंगे, जैसे सर ने बताया था, और वर्क कल्चर हमको अपना बदलना है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक नई प्रॉब्लम है और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम कुछ ही दिन में खत्म हो जाने वाली है। WHO ने इवन यहाँ तक भी कहा है कि अगर वैक्सीन आती भी है तो इंडिया में आते आते इसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे। एंड हाउ इफेक्टिव द वैक्सीन वाज, ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो हमको लगता है कि इन चीजों के मद्देनजर हम लोगों को अपने जो व्यवहार है, जो परिवर्तन, व्यवहारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। हॉस्पिटल्स में जो इससे नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं, जिससे कि हम सभी लोग अभी देखते थे कि हॉस्पिटल में पेशेंट आता है और वो परेशान होता है, तो हम लोग मानते हैं कि क्योंकि लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग कम यूज करते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम अभी भी हमारे बड़े हॉस्पिटलों में भी बहुत लिमिटेड है। छोटे हॉस्पिटलों में जाने पर काफी भीड़ और कैओस टाइप की सिचुएशन रहती है। तो हम लोग जैसे सरकार ने पासपोर्ट ऑफिस में और जगहों पे किया हुआ है कि हम लोग इवन मूवीज थिएटर में भी ऑनलाइन रिजर्वेशन करा करके तभी फिर जाते हैं, ट्रेन में ऑनलाइन रिजर्वेशन करा के जाते हैं, प्लेन में जाते हैं। तो ओवर क्राउडिंग को हमको रोकना पड़ेगा और हमें हैंड शेक को और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल फील्ड का है उसको और इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ेगा। हम लोग इसमें जो मैं अपॉर्चुनिटी देख पाता हूँ कि जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और देश की जनता भी इस मामले में थोड़ी सी और जागरूक हुई है, हम लोग सेल्फ सस्टेंट हो जा रहे हैं रिसर्च में, वायरल लैब में, वैक्सीन रिसर्च में, इनमें हम लोग और सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे हैं ट्रीटमेंट से। और इग्नू इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर वो मेडिकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि अब मेडिकल फील्ड ऐसा नहीं रह गया है कि केवल डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ही है। अब चूंकि सबको समझ में आ गया है कि हाइजीन और हेल्थ यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज भी है। बहुत पहले की भी कहावत कही गई है कि पहला सुख निरोगी काया। तो हमें लगता है कि अब इग्नू थ्रू देयर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स, वो विद द हेल्प ऑफ द साइमुलेटर, ऑनलाइन कोर्सेज और मोर ई लर्निंग ऑप्शंस, ऐसे करके अगर वो आम जनता में भी और लोग उनके ट्रेनिंग में है, नए कोर्सेज उपलब्ध करके अगर रहता है तो काफी अच्छा हाइजीन और मेडिकल फैसिलिटीज हमारे यहाँ, मेडिकल अवेयरनेस अपने यहाँ इंडिया में बेहतर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, टेलीमेडिसिन, इन सब के द्वारा हम लोग इन बीमारियों पे काबू पा लेंगे और एक इस डिजीज के बाद का जो एक इंडिया होगा वो काफी क्लीन, सेल्फ सफिशिएंट और डिजीज फ्री रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो। थैंक यू।